और ये साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और ये साहब पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम राइज है, तो आप क्या समझते हैं कि जागीरदाराना निज़ाम है क्या और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ राइज है? तो पूरे के अंदर तो अंग्रेज जहां पर आया था तो उसने अंग्रेज ने अपने कुछ लॉयलिस्ट थे जिसने उसको तकरीबन 1757 से लेके 1857 तक उसको सपोर्ट किया था। फौजें भेजी थी, लोग भेजे थे, उसके साथ जाके लड़े थे। उसको पंजाब में जब वो सिखों से लड़ा था उसको साथ दिया था। जब उसको 1857 की जंग आजादी हुई थी उसमें यहाँ से फौजें भेजी थी। उसमें पीर भी थे, उसमें मुस्लिम लोग भी थे। तो अंग्रेज ने उसको 3-4 काम किए थे। एक तो अंग्रेज ने ये किया था कि उनको जागीरें अता की। दूसरा, अंग्रेज ने उनको रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट बनाया था। अंग्रेज ने उनको कर्नल बनाया था फौज के अंदर। अंग्रेज ने उनको मुख्तलिफ किस्म के ओहदे दिए थे। इससे उनका एक इन्फ्लुएंस बन गया था। और फिर उसके बाद उसने अंग्रेज ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया था पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, पूरे बड़े सगीर के अंदर। उससे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई थी। मतलब चाहे निसार अली खान के दादा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ठीक, उसके बाद नवाब अख्तर अली खान जो है उसकी दादा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, मिर्जा मुल्तान की एक हो गई। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें फिरोज खान नून से लेके ये सारे लोग जो थे ये अपने जेर असर लोगों को रखते थे और फिर उनके ऊपर उनको उनको इन्फ्लुएंस होता था। ये लोग थे कि जो हर बार इलेक्शन जीतते थे। यही मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हुए थे। यूनियनिस्ट में तो मुस्लिम लीग ताकतवर हो गई थी। यही रिपब्लिकन में शामिल हुए तो वो ताकतवर हो गई थी। यही पीपल्स पार्टी में गए थे तो वो ताकतवर हो गई थी। ये पीपल्स पार्टी से दोबारा मुस्लिम लीग में आए थे तो वो ताकतवर हो गई थी। तो कोई इसका पाकिस्तान की सियासत का अगर को कहते हैं आइडियोलॉजिकली को बहुत बड़ा ताल्लुक है तो ये बहुत बड़ा झूठ है। जुल्फिकार अली भुट्टो कितना बड़ा लीडर था, लेकिन आप मुझे सिंध में बता दें किसी एक वडेरे के बगैर उसने इलेक्शन जीता हो। पंजाब की एक फ्लो थी जिससे अर्बन एरिया के अंदर वो कर गया, लेकिन गुलाम मुस्तफा जितोई से लेके रसूल बख्श तालपुर से लेके और सारे जितने भी लोग थे वो सारे भुट्टो साहब के वही लोग थे जो कि वही वडेरे और जागीरदार थे। इनकी सियासत बुनियादी तौर पर खत्म उसी वक्त हो सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स खत्म करें। अगर आप उस तरह का इलेक्शन करवाएं कि जिसको आप कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी वाला, पार्टी को वोट मिले, आप कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करें। जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती पाकिस्तान में ना जागीरदाराना सिस्टम खत्म हो सकता है और ना जमहूरियत मजबूत हो सकती है। और ये साहब ये जागीरदाराना सिस्टम और सरमायादाराना सिस्टम में क्या मुमासलत है? मेरे दोनों मुख्तलिफ हैं। सरमायादाराना सिस्टम जो है उसको जमहूरियत बहुत फायदेमंद है। सरमायादाराना सिस्टम ने जमहूरी निजाम क्रिएट किया है। मतलब $6.8 बिलियन ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन जीत सकता है। $4 बिलियन यूरो जो सरकोजी के पास होते हैं तो इलेक्शन लड़ता है। और इसी तरह ये सब जो है सरमायादाराना सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी पार्टी खरीदी जाती है। इसीलिए पूरी पार्टी जो है वो उन आइडियोलॉजीज पे काम करती है जिस लड़ने पे उनके फंड रेजिंग वाले लोग करते हैं, जो फंडिंग करने वाले। वो कहते हैं तुम इराक पे हमला करो, पूरे का पूरा अमेरिका की फौज के अंदर भेजा रोजाना 22 लोग खुदकुशी करे, वो इराक पे भेजेंगे लोगों को, बच्चों को मारने के लिए भेजेंगे, लोगों को मारने के लिए भेजेंगे, कब्जा करने के लिए भेजेंगे। $15 ट्रिलियन अमेरिका की जीडीपी है और $16 ट्रिलियन अमेरिकन जो है वो डेट है। $31 ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन अमेरिका के सरमायादारों ने रखा हुआ है ताकि टैक्स चोरी की है। एक कांग्रेस में आवाज बुलंद नहीं होती हमारा पैसा लेके आओ, इसलिए कि पैसा जो है वो बंदे ने इलेक्शन लड़ना। एक बंदे ने 1922 के 23 में आवाज बुलंद की थी। उसके बाद उन्होंने रॉकफेलर ने कहा था कि हम यू आर आवर डॉग यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड, हमारे कुत्ते हो हमारी तरफ से भौंका करो। तो ये है वो सिस्टम जिससे यरगमाल बनाया हुआ है। अब सरमायादाराना सिस्टम की और चीजें हैं, वो भी यरगमाल बनाता है पूरे के पूरी डेमोक्रेसी को, और ये भी बनाते हैं। दोनों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये रात आता है बहुत ज्यादा। जी, और ऐसे पाकिस्तान में जो जागीरदार लोग हैं क्या वो सरमायादार भी हैं? देखिए बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पे बेस करता है इसलिए वो जागीरदार रहेंगे, वो कभी भी सरमायादार नहीं हो सकते। उधर एक शुगर मिल लगा लेंगे लेकिन सरमायादार नहीं बन सकते। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो उनमें सरमायादार बन जाता है, जैसे नवाज शरीफ फैमिली है, तो फिर उन जागीरदारों को भी हाथ के साथ ले जाता है क्योंकि उसके टेंटिकल्स बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत आर्मी लेवल पे प्ले करने लगता है। अच्छा, और ये साहब ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से इदारों में जागीरदार मौजूद हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है? देखिए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनका शजरा नसब एक है
किसी जी जर्नैल का भाई जो है वो आपको MNA नजर आएगा, तो उसका दामाद जो है वो अपना जज होगा, और तो किसी जज का जो है भाई जो है वो ब्यूरोक्रेसी में फेडरल सेक्रेटरी होगा। आज ऊपर जाके एक सरमायादार की एक जागीरदार की एक नस्ल है कि जो वहां मौजूद है, और उसी नस्ल के अंदर वो सारे का सारा चलता है। असल मसला बुनियादी तौर पर यही है कि पाकिस्तान में एक नेक्सस है। ये कभी नहीं हो सकता कि सरमायादार जो है उसके खानदान का बच्चा जो है वो किसी और तरफ शादी कर दे, या जागीरदार का बच्चा किसी और तरफ शादी कर ले। ये सारे का सारा एक नेक्सस है 22-23 खानदानों का, जो दामाद हैं, रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बहनोई हैं। आप एक बहुत बड़ा शिजरा नस्ब निकाल सकते हैं। इसीलिए हर अदारे के अंदर, सियासत में भी, फौज में भी, अदलिया में भी, और इवन अब तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये लोग आ गए हुए। जी। और ये साहब आमतौर पर यह बात की जाती है कि पाकिस्तान की सियासत और जागीरदारों के पास है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जागीरदार नहीं है। तो क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जागीरदार नहीं हो सकते? नहीं, आपसे किसने क्या दिया? एस्टेब्लिशमेंट ने जागीरदारी का हुलिया ही बदल दिया। अब तो देखें, जो फौज के हमारे लोग हैं उनके पास इतनी जायदादें आ गई हैं कि वो सारे के सारे जो हैं वो नंबरदार हो गए हैं उस गांव के, उस इलाके के। वो इलेक्शन लड़ जाके अपने इलाके के अंदर वापस जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वहां जाके रहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट में कौन है? फौजी है ना, और दूसरा सिविल ब्यूरोक्रेसी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में एक आपको मैं 10 मैंने क्या कई 100 MPs को बता सकता हूँ जिनके बेटे डिप्टी कमिश्नर हैं, या फेडरल सेक्रेटरी जिनके दामाद हैं, या जिनके भाई जो है वो आला सतह पे बैठे हुए हैं। ये तो सारा नहीं, किसने कहा कि नहीं है? उनके ताल्लुक होते हैं, उन्होंने उसके अंदर अपने बंदों को बिठाया होता है। जी। और ये सब पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम के नुकसानात क्या हैं और अवाम कैसे इस निज़ाम को ख़त्म कर सकती है? लेकिन जब तक आपको असेंबली के लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते और आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को रवाज देते, देखिए पाकिस्तान के अंदर 10% वोट लेने वाला असेंबली में पहुंच जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने मैनेज इस तरह किया हुआ है, 30% आपकी वोटिंग हुई, ठीक है, 5 आपके कैंडिडेट हुए, तो बाकियों ने 3% वोट दिए, एक में 10% दिए, वो बहुत पहुंच गया। जब तक आप पार्टी को पूरे पाकिस्तान के लेवल पे वोट नहीं मिलता और फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी एक लिस्ट नहीं देती, तो उस वक्त तक ये आगे नहीं सकता। ये है असल मामला। आपको मुतनासिब नुमाइंदगी लानी पड़ेगी। 97 मुल्कों में जहां जहां जमहूरियत है उनमें से 97 मुल्कों में नुमाइंदगी है, और उस हिसाब से चलते हैं। फ्रांस में इस तरह का जागीरदाराना निजाम था, उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी ले आए। जर्मनी में जागीरदाराना निजाम था, मुतनासिब नुमाइंदगी लेके आ गए। बाकी जगह जहां जहां इटली में था वो मुतनासिब नुमाइंदगी लेके आ गए। जहां जहां जागीरदाराना सिस्टम था वो लेके आ गए। अमेरिका में नहीं था, उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो हॉस्पिटल चल पड़े। जी। और ये साहब आखिर में ये बताइएगा, जो कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़ये हुए। एक तो राजनपुर के अंदर मजदूर की जुबान काट दी गई तनख्वाह मांगने पर, और फिर डेरा इस्माइल खान के अंदर भी एक लड़की को बरहना करके घुमाया गया, फिर उसके पीछे भी बाअसर लोग थे। तो ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? फिर मुजरिमों को फांसी पर या उनको सजाएं क्यों नहीं मिलती हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उन्होंने होस्टेज बनाया होता है। जब पुलिस का SHO जो है वो आपका दफ्तरखान पे बैठने वाला हो, और पुलिस का DIG जो है वो आपका रिश्तेदार हो, और उसके बाद अदालत का जज जो है उसके साथ भी आपके मरासम हो, तो बल्कि रिश्तेदारियां खून का रिश्ता हो, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? और फिर आप पुलिस को खौफ पैदा किया होता है, आपके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। जब आपके खिलाफ कोई गवाही नहीं देने आता, उसका मतलब फिर आगे आप पे चल सकते। यही वजह है ऐसे वाकयात बार बार होते हैं। और ये सब एहतिसाब इनका कौन करेगा? कौन इनको कटहरे में खड़ा करेगा? ये सवाल बड़ा अजीब गरीब होता है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप पब्लिकली लोगों को इतना अवेयर करें कि लोग उठें और डेमोक्रेटिकली बदल दें, या फिर दुनिया में पब्लिक उठ के इंकलाब लेके आती है। तो तीसरा कोई और रास्ता तो है नहीं। मुझे लगता यह है कि पब्लिक को किसी बंदे उठना पड़ेगा और इंकलाब लेके आना पड़ेगा। और जब पब्लिक उठती है तो फिर 3-4 मिसालें मौजूद है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ ईरान की मिसाल है, हमारे यहाँ फ्रांस की मिसाल है, हमारे यहाँ चीन की मिसाल है, हमारे यहाँ रूस की मिसाल है, हमारे यहाँ क्यूबा की मिसाल है। ये सब लोग खड़े हुए थे और उन्होंने अपने इलाके में लोगों को बदल के रख के दिया और सारा कुछ खत्म कर। जी, बहुत शुक्रिया और ये साहब, आपने हमें वक्त दिया।